नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण की अवधारणा भारतीय समाज के परिवर्तनों की व्याख्या करने वाली एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और ये अवधारणा बहुत ही उपयोगी अवधारणा है। हम किन किन चीजों पर चर्चा करेंगे, मीनिंग यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ करता है, इसकी चर्चा करेंगे। अवधारणा का अर्थ, अवधारणा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडल्स या प्रतिरूप क्या हैं, इसकी चर्चा करेंगे। क्रीज या स्तर, इसी को लेवल भी बोलते हैं, वो क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। पश्चिमीकरण के प्रभाव से क्या परिवर्तन हुए, दो प्रकार के परिवर्तन हुआ करते हैं, संरचनात्मक और सांस्कृतिक। इतनी चीजों की हम व्याख्या करेंगे। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है भारतीय संस्कृति के अनुसार। भारतीय संस्कृति के लिए प्रोपाउंडर एम.एन. श्रीनिवास, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, 1952 में पब्लिश होने वाली उनकी किताब, जिसमें इस अवधारणा को उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो श्रीनिवास कि इस अवधारणा में पश्चिमीकरण का अर्थ क्या है। अर्थ हो जाता है कि पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से भारतीय संस्कृति में परिवर्तन की एक प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, जो कि अभी भी चल रही है। एक होता है परिणाम, पश्चिमीकरण कोई परिणाम नहीं है वरन एक प्रक्रिया है, जो कि उनके प्रभाव से हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्थाओं में परिवर्तन घटित हो रहे हैं और वो निरंतर जारी हैं। अर्थात हम पश्चिमी संस्कृति के मूल्यों को, पश्चिमी संस्कृति के भाषा, बोली, खान पान, पहनावा, उनकी राजनीतिक संस्थाएं, उनकी शैक्षिक संस्थाएं, उनकी धार्मिक संस्थाएं, उनके त्योहार, उनके उत्सव, उनके रीति रिवाज, इन सब चीजों को हम अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति के इन्हीं तत्वों को, इन्हीं संकुलों को हम छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए ये पश्चिमीकरण है। यानी कि हम जो पश्चिमीकृत नहीं थे, अब पश्चिमीकृत हो रहे हैं। जेशन या करण शब्द का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी एक चीज के दूसरी चीज में रूपांतरित होने की प्रक्रिया, करण, है ना। और इसलिए पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव, प्रक्रिया, प्रोसेस है, निरंतर चलती जा रही है। तो पश्चिमीकरण बाह्य स्रोत है, एक्सटर्नल सोर्स है। मतलब भारतीय संस्कृति में जो परिवर्तन घटित हो रहे हैं, उनकी उत्पत्ति भारत के अंदर से नहीं हो रही है। वे परिवर्तन, उन परिवर्तनों को संपन्न करने वाले मूल्य, आदतें, विचार बाहर से आ रहे हैं और इसलिए ये बाह्य स्रोत है, आंतरिक स्रोत नहीं हुआ करता है पश्चिमीकरण। तो श्रीनिवास ने क्या कहा, अब पश्चिमीकरण यानी कि बहुत सारे पश्चिमी राष्ट्रों से भारत का संपर्क रहा, चाहे वो पुर्तगाल हो, फ्रांस हो या दूसरे देश हो। इन सभी के साथ संपर्क के बाद भी श्रीनिवास के अनुसार मुख्य अवधारणा ब्रिटेन के प्रभाव से होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। वे परिवर्तन जो कि ब्रिटिश काल के दौरान 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में घटित हुए, वे ही पश्चिमीकरण के लिए उपयोगी हैं। उन्हीं का विश्लेषण किया जाना उपयोगी होगा श्रीनिवास के अनुसार। क्यों? क्योंकि अंग्रेज बहुत लंबे समय तक रहे। पुर्तगालियों के बाद सबसे लंबे समय तक कोई रहा तो वो अंग्रेज थे और लगभग संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया और इसलिए उनका प्रभाव सबसे व्यापक रहा। और इसलिए श्रीनिवास के अनुसार इन्हीं का अध्ययन उपयोगी हुआ करता है। यानी कि वो कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में भारत में जो परिवर्तन घटित हुए वे ही पश्चिमीकरण हुआ करते हैं। परिभाषाओं की बात करें तो मेलविन लिंच कहते हैं, पश्चिमी ढंग की पोशाक, खान पान के तौर तरीके, शिक्षा, कानून, खेल, मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये तमाम चीजें शामिल की जाती हैं
यानी कि हमारा पहनावा बदल गया पश्चिमी ढंग का। धोती कुर्ता की बजाय आज हम पैंट शर्ट पहना करते हैं। बालों का तरीका बदल गया, खान पान के तरीके, छुरी कांटे से खाना खाते हैं। पश्चिमी इंग्लिश वाइन पीने लगे हम लोग, तो खान पान के तौर तरीके, शिक्षा हमारी पारंपरिक की जगह पर आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा, हम मॉडर्न कानूनों को अपना रहे हैं। मनुस्मृति वगैरह को हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, है ना। खेल बदल गए, हमारे पारंपरिक खेल जो हुआ करते थे, गिल्ली डंडा, छुपम छुपाई, चोर सिपाही, ये सब की जगह अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। तो खेल बदल जाते। मूल्य, हम कभी लैंगिक असमानता के मूल्यों में विश्वास करते थे, अब हम लैंगिक समानता के मूल्यों में विश्वास करते हैं। ये तमाम चीजें पश्चिमीकरण के अंतर्गत शामिल हुआ करती हैं। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, जो कि एक प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, मानवतावाद तथा बुद्धिवाद दो चीजों की बात करते हैं। मानवतावाद ह्यूमनिज्म, बुद्धिवाद रैशनलिज्म पर जोर पश्चिमीकरण का अंग है। यानी कि पश्चिमीकरण ने हमें मानवतावाद और बुद्धिवाद प्रदान किया। हम सभी लोगों को अब समान रूप से मानव मानते हैं, मानव होने के नाते। बुद्धिवाद रैशनल, सोच समझ करके व्यापक दृष्टिकोण से विचार करने लगे हैं, चीजों पर संकीर्णता को छोड़ दिया है। और फिर इसने क्या किया, भारत में संस्थागत और सामाजिक सुधारों की श्रृंखला आरंभ की। संस्थागत सुधार, जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो गए, नए कानूनों को लेके आ गए, आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया, हम औद्योगिकरण को लेकर के आ गए। इन्हीं सुधारों को हम संस्थागत सुधार कहते हैं। सामाजिक सुधार, जैसे हमने कहा, लिंग भेद को छोड़ना, जाति भेद को छोड़ना, धार्मिक संकीर्णता को, अंधविश्वासों को, ये सामाजिक सुधार, इनकी श्रृंखला आरंभ की। मतलब एक परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव दूसरे परिवर्तनों पर घटित होता रहा, एक परिवर्तन से दूसरा परिवर्तन घटित होता रहा, और इस प्रकार से श्रृंखला है। यही सब पश्चिमीकरण के उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हुआ करते हैं, है ना। क्या हुआ, नवीन राजनीतिक संस्कृति और नया राजनीतिक नेतृत्व। अब धार्मिक नेतृत्व तो नहीं आया, सेकुलर प्रकार का नेतृत्व तो आ गया। ये सब पश्चिमीकरण के उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हुआ करते हैं। और इस प्रकार से पश्चिमीकरण के बारे में, इसमें अगर हम देखें तो एक जटिल अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है, ब्रॉड है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। क्या क्या चीजें इसमें शामिल है, क्यों हम इसको ब्रॉड कह रहे हैं? जिसमें आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन भी शामिल है, लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन भी शामिल है, औद्योगिकरण भी शामिल है, और नगरीयकरण भी शामिल है। तो 1 2 3 4 चीजें कम से कम शामिल हैं, इसके अतिरिक्त और चीजें भी शामिल हैं। यानी कि बहुत व्यापक अवधारणा है, एक अवधारणा के अंदर दूसरी अवधारणाएं शामिल हैं। और इसलिए संस्कृति के समस्त पक्ष, ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर, इससे प्रभावित हैं, आर इन्फ्लुएंस्ड। और इस तरीके से पश्चिमीकरण की अवधारणा व्यापक अवधारणा है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नैतिक रूप से तटस्थ, नैतिक रूप से तटस्थ, मॉरली न्यूट्रल। मतलब यह हो जाता है कि पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारत में जो परिवर्तन घटित हो रहे हैं, उन परिवर्तनों की व्याख्या हम तटस्थता से करेंगे। यानी कि सिर्फ इतना बताएंगे कि क्या परिवर्तन हुए, परिवर्तनों की मूल्यांकनात्मक विवेचना नहीं करेंगे, वैल्यू जजमेंट नहीं करेंगे। यानी कि हमारे मूल्यों के अनुसार ये परिवर्तन अच्छे हैं या बुरे हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त परिवार परिवर्तित होकर, विघटित होकर के मूल परिवारों में परिवर्तित हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हम इसकी ये व्याख्या नहीं करेंगे कि संयुक्त परिवारों से मूल परिवारों का बनना अच्छा है या बुरा है। तो इसी को कहते हैं नैतिक रूप से तटस्थ, क्योंकि भारतीय मूल्यों के अनुसार संयुक्त परिवारों का टूटना, मूल परिवारों का बनना क्या होगा, अनुचित होगा। लेकिन पश्चिमी मूल्यों के अनुसार ये अच्छा है। क्यों है? क्योंकि यहां पर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है। तो हम नैतिक रूप से तटस्थ रहेंगे, सिर्फ इतना बताएंगे कि क्या परिवर्तन घटित हुए, परिवर्तन अच्छे हैं, सकारात्मक हैं या नकारात्मक, इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ वीडियोस में ऐसा देखा है
कि पश्चिमीकरण के प्रभावों की लोग सकारात्मक और नकारात्मक व्याख्या कर रहे हैं। ये पूरी तरह से समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अनुचित है, इस कॉन्सेप्ट के दृष्टि से अनुचित है, क्योंकि स्वयं श्रीनिवास ने इसको नैतिक रूप से तटस्थ कहा है। व्यापक अवधारणा है, अभी हमने आपको बताया, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, यानी कि जीवन के समस्त क्षेत्रों के परिवर्तन, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो अर्थव्यवस्था के हों, चाहे वो धर्म के हों, समाज के हों, इसमें शामिल है, इसलिए व्यापक अवधारणा है। वैज्ञानिक अवधारणा, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, मतलब वही है लगभग जो मोरली न्यूट्रल होता है। जो चीज नैतिक रूप से न्यूट्रल या तटस्थ होता है उसे हम साइंटिफिक कहते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट किसी भी घटना के बारे में बताता है कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अच्छा है या बुरा वो नहीं बताता है। जैसे ग्रहण लगा, एक्लिप्स क्यों हुआ वो बताएगा। ग्रहण लगना शुभ है अशुभ है, साइंटिस्ट इसकी चर्चा नहीं करता है। इसी प्रकार से पश्चिमीकरण की अवधारणा में ये चर्चा नहीं की जाएगी कि जो परिवर्तन घटित हो रहे हैं पश्चिम के प्रभाव से, वे अच्छे हैं, बुरे हैं, शुभ हैं, अशुभ हैं, हम ये नहीं बताएंगे। साइंटिफिकली हम तटस्थ रहेंगे। तो तटस्थ अवधारणा हो जाती है। अनेक प्रारूप हैं। प्रारूपों का मतलब ये होगा कि ब्रिटेन का प्रभाव से परिवर्तन, फ्रांस के प्रभाव से परिवर्तन, पुर्तगाल के प्रभाव से परिवर्तन, या अमेरिका या रूस या कनाडा के प्रभाव से परिवर्तन, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। आगे चल के इनकी चर्चा करेंगे। आपसे परीक्षा में इसके मॉडल पूछे जा सकते हैं, 50 शब्दों में पूछ सकते हैं, या 1 या 2 अंकों वाले जो प्रश्न, जो 1-2 लाइन वाले प्रश्न होते हैं, वहां भी पूछ सकते हैं। जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेवल प्रोसेस, मतलब ये हो जाता है जटिल है, एक चीज का प्रभाव दूसरी पर होता है, दूसरी का तीसरी पर हो जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षा में परिवर्तन हुआ तो मूल्य बदल गए, और मूल्य बदले तो मूल्यों के अनुसार परिवार और विवाह में परिवर्तन हुए, पति पत्नी के संबंध परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जटिल या कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। मल्टी लेवल प्रोसेस, पूरा भारत, सभी क्षेत्र, सभी जातियां, सभी धर्म एक समान और एक साथ प्रभावित नहीं हुए। प्रभावित होने की प्रक्रिया में भिन्नता है, कोई पहले प्रभावित होता है, कोई बाद में प्रभावित होता है, कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो जाता है, और कोई क्षेत्र पहले प्रभावित हुआ, कोई बाद में प्रभावित हुआ, कोई सीधे प्रभावित हुआ जो अंग्रेजों के संपर्क में थे, कुछ लोग वो सीधे प्रभावित हो गए, कुछ लोग उन लोगों से प्रभावित होकर के प्रभावित हुए जो अंग्रेजों के संपर्क में थे, वो अप्रत्यक्ष प्रभाव हुआ। इसलिए क्या कहते हैं हम, बहुस्तरीय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टी लेवल प्रोसेस। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, चेतन और अचेतन, यानी कि कुछ परिवर्तनों को हम चेतन रूप से अपनाते हैं। जैसे नए कानूनों को हमने चेतन रूप से अपनाया है, कॉन्शियस रहते हैं कि यह चीज कानूनी रूप से अब क्या हो चुकी है, अपराध हो चुकी है। जातिगत व्यवहार को छोड़ देना, लैंगिक समानता को अपनाना, ये सब चेतन हो जाते हैं। कुछ चीजें अचेतन रूप से भी अपना ली गई। जैसे हम कहें जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, जनवरी फरवरी महीना, ये प्रयोग में आसानी है दैनिक जीवन में, इसको हमने अचेतन रूप से अपना लिया। तो कुछ चीजों को चेतन रूप से अपनाया और कुछ चीजों को अचेतन रूप से अपनाया, और इस प्रकार से ये इसके विशेषताएं हैं। हमने अभी कहा था इसके मॉडल हुआ करते, कहां कैसे किसका प्रभाव है। वो पहला मॉडल क्या हो जाता है, ब्रिटिश मॉडल, है ना, पूरे भारत में रहा। कहां रहा, संपूर्ण भारत में, क्योंकि अंग्रेज लगभग संपूर्ण, यानी कि ब्रिटिश भाषा, ब्रिटिश इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश, पुर्तगीज इंग्लिश, इन सब में अंतर था। हमने सबसे ज्यादा ब्रिटिश इंग्लिश को अपनाया, और इस ब्रिटिश का प्रभाव संपूर्ण भारत में, इसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश मॉडल। पुर्तगीज मॉडल कहां था, गोवा, दमन और दीव में, क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव सिर्फ यहीं तक सीमित था। फ्रेंच मॉडल कहां था, पुदुचेरी, क्योंकि फ्रांसीसियों का प्रभाव सिर्फ पौंडीचेरी तक सीमित था। रशियन मॉडल जो था वो स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में हमने अपनाया। नेहरू काल में क्यों, क्योंकि पंडित नेहरू समाजवादी थे,
इस कारण से उनका सोवियत संघ से घनिष्ठ संबंध था और सोवियत संघ से ही हमने नियोजित विकास के मॉडल को अपनाया, प्लान्ड डेवलपमेंट के मॉडल को अपना लिया। हमने बहुत सारे प्रयोगों को, समाजवाद को उनसे प्रभावित होकर के अपनाया और इस प्रकार से रशियन मॉडल नेहरू के समय में रहा। वर्तमान समय में हम अमेरिकी मॉडल को अपना रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि हमारा अमेरिका से सबसे अधिक व्यापार है। सबसे बड़ी जनसंख्या बाहर जो गई उसमें इस वक्त अमेरिका जाकर के बस रही है और इसलिए हम अमेरिकी इंग्लिश को अब अपना रहे हैं, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश की तुलना में सरल हुआ करती है। तो हम अमेरिकी स्टाइल की चीजों को अपना रहे हैं, यही हो जाता है अमेरिकी मॉडल। तो ये इसके मॉडल्स हो जाते हैं। क्रीजेस अभी हमने बताया था, क्रीज मतलब लेवल, क्रीजेस। तो क्रीज लेवल कैसा? समुद्र तटीय नगरीय क्षेत्रों में पहले आरंभ हुई। क्यों? क्योंकि जो भी पश्चिमी राष्ट्र आए, सत्ताएं आई, वो सबसे पहले समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही बसी और उनका सबसे पहला प्रभाव कहां हुआ? समुद्र तटीय क्षेत्रों में हुआ, उन नगरों में हुआ जहां पर वो बसे थे। जैसे हम कहें तो मद्रास हो गया, सूरत हो गया, बॉम्बे हो गया, इन क्षेत्रों में सबसे पहले हुआ। यहां से यह हमारे मध्य भारतीय क्षेत्रों में पहुंचा और यहीं से यह उत्तर भारत के क्षेत्र में भी पहुंच गया और नगरों में पहले हुआ, गांव में बाद में हुआ। तो यही इसके क्रीज या स्तर हुआ करते। जिस प्रकार से कपड़ों की तह क्रीजेस हुआ करती हैं, सोशियोलॉजी में इस प्रकार के परिवर्तनों के लिए क्रीज शब्द का प्रयोग किया जाता, तह शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ब्राह्मणों ने सबसे पहले अपना लिया, ब्राह्मण सबसे पहले पश्चिमीकृत हुए, ब्राह्मणों के संपर्क में आने वालों ने बाद में अपनाया और जो लोग गैर ब्राह्मण भी अंग्रेजों के प्रत्यक्ष संपर्क में आए, उन्होंने पहले अपना पश्चिमीकरण कर लिया। अब ब्राह्मण सबसे पहले क्यों हुए? क्योंकि सबसे अधिक शिक्षित कौन थे? ब्राह्मण थे और इसलिए अंग्रेजों को उन्होंने सबसे पहले अपनी सेवाएं दी। वे अंग्रेजों से सबसे पहले लाभान्वित हुए और वो अंग्रेजों से सबसे पहले प्रभावित हुए। क्योंकि ब्राह्मण सर्वोच्च हुआ करते थे, दूसरे लोग ब्राह्मणों की नकल कर रही थी निम्न जातियां। अब ब्राह्मण अपने आप को, अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किसकी नकल करते? और इसलिए जब निम्न जातियां ब्राह्मणों की नकल कर रही थी, यानी कि खान पान, पहनावे में, धार्मिक रीति रिवाजों में वो ब्राह्मणों की नकल कर रही थी, इमिटेट कर रही थी ब्राह्मण्स को, उसी समय ब्राह्मण अंग्रेजों की नकल कर रहे थे। वो उनके जैसा खान पान, पहनावा, भाषा अपना रहे थे और इसलिए बहुत सारे लोग उन्होंने ब्राह्मणों की नकल करते करते अपने आप को पश्चिमीकृत कर लिया और इसलिए इसके कई स्तर हुआ करते हैं, है ना। ब्राह्मण अंग्रेजों का अनुकरण कर रहे थे, जबकि निम्न जातियां अंग्रेज एवं ब्राह्मण दोनों का, मतलब जो निम्न जातियां अंग्रेजों के सीधे संपर्क में थी वो सीधे पश्चिमीकृत हुई और जो नहीं थी वो ब्राह्मणों से पश्चिमीकृत हो जाती हैं। निम्न जातियों के आदर्श ब्राह्मण थे, जबकि ब्राह्मणों के आदर्श अंग्रेज थे। यही बात मैंने अभी आपको बताई। क्यों थे ये भी बताया। आदर्श वो होता है जो हमसे ऊंचा होता है, तो ब्राह्मणों से ऊंचे अकेले अंग्रेज थे, वो शासक थे, ज्ञानवान थे, इसलिए अंग्रेजों को ब्राह्मणों ने अपना मॉडल मानकर अपनाया। लेकिन निम्न जातियों के लिए, दूसरों के लिए ब्राह्मण मॉडल हुआ करते थे, है ना। इसी तरीके से श्रीनिवास ने क्या कहा? निम्न जातियां संस्कृतिकरण के द्वारा पश्चिमीकरण तक पहुंच रही थीं, किंतु कहां? गांवों वगैरह में, किंतु नगरों में भी सीधे ही पश्चिमीकृत हो रही हैं। ये उनके समय की बात है। नगरों में अंग्रेज हुआ करते थे जब वे अवधारणा प्रस्तुत कर रहे थे और वो अंग्रेजों को देख करके, लेकिन गांवों में अंग्रेजों की उपस्थिति नहीं थी और इसलिए गांवों के लोग नगरीय लोगों के संपर्क में आकर के पश्चिमीकृत हो रहे थे, वो ब्राह्मणों के या ऊंची जातियों के संपर्क में आकर के पश्चिमीकृत हो रहे थे। हिंदू इससे अधिक प्रभावित हुए, मुस्लिम कम प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि हिंदुओं में गत्यात्मकता, डायनामिज्म ज्यादा होता है, वो तेजी से बदल जाते हैं। मुस्लिम अपनी संस्कृति को लेकर के अधिक कंजर्वेटिव होते हैं और इसलिए उनमें उनका पश्चिमीकरण कम हुआ। और ये चीज आप आज भी देख सकते हो। आज भी हिंदू महिलाएं पश्चिमी
प्रकार की पोशाक पहन रही हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में बुर्का पहनने का प्रचलन बढ़ रहा है, दाढ़ी और टोपी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जबकि हिंदुओं में इससे विपरीत हुआ करता है। तो इसलिए इसके प्रभाव भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसके प्रभावों की हम चर्चा करते हैं। इंपैक्ट, क्या प्रभाव हुए भारत में पश्चिमीकरण के? दो भागों में बांटा जाता है, एक स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक और दूसरा कल्चरल या सांस्कृतिक। हम दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव क्या होते हैं और पश्चिमीकृत क्या होते और संरचनात्मक क्या हुए। सबसे पहले स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब संरचनात्मक परिवर्तन क्या हुए। तो संरचनात्मक परिवर्तन, संरचना में क्या परिवर्तन घटित होते हैं। भारत की समाज की संरचना, जो जाति व्यवस्था थी, उसमें पहले ब्राह्मण जातियां सर्वोच्च हुआ करती, तो उसके नीचे क्षत्रिय जातियां, उसके नीचे वैश्य जातियां और उसके नीचे अस्पृश्य या शूद्र जातियां हुआ करती थी। अब यह मॉडल बदल जाता है। कैसे बदलता है आप देखिए, इस तरीके से बदल जाता है। श्रीनिवास ने यह मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नव क्षत्रिय अंग्रेज, अंग्रेज कौन है, नए क्षत्रिय हैं, ब्रिटिशर्स नियो क्षत्रिय। क्यों? क्षत्रियों के पास सिर्फ क्या थी, सत्ता थी, ज्ञान ब्राह्मणों के पास था। ये नए क्षत्रिय थे, यानी कि इनमें ब्राह्मणों के समान ज्ञान था, आधुनिक विज्ञान का ज्ञान था, टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, और ये शासक भी थे। इसलिए नए क्षत्रिय थे और इसलिए ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ थे, और इसलिए ये सर्वोच्च हो गए। ब्राह्मण दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, क्षत्रिय तीसरे नंबर पर, वैश्य चौथे नंबर पर, और निम्न जातियां इससे नीचे आ जाती हैं। और इस प्रकार से यह हमारा जातिगत संरचना में परिवर्तन घटित हुआ पश्चिमीकरण के प्रभाव से, श्रीनिवास के अनुसार। दूसरा परिवर्तन क्या हो जाता है? दूसरा परिवर्तन यह हो जाता है कि निम्न जातियों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची हुई। क्यों ऊंची हुई? क्योंकि औद्योगिकरण की व्यवस्था में सरकारी नौकरियों में सभी को अब समान अवसर प्राप्त हो रहे थे। कार्यों के लिए जातिगत योग्यता नहीं, आधुनिक ज्ञान विज्ञान चाहिए था, और जिसके पास वो ज्ञान था वो ऊंचा उठ रहा था। व्यापार व्यवसाय सबके लिए खुले हुए थे, और इस प्रकार से सामाजिक परिस्थिति उच्च हो गई, उन्होंने तरक्की की और वो भी ऊंचे हो जाते हैं। महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति उच्च हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लैंगिक समानता के मूल्य को हमने अपना लिया। अब ये क्यों हुआ? शिक्षा से मूल्य बदले, मूल्यों से महिलाओं की परिस्थिति बदल गई। इसी को कहते हैं जटिल और श्रृंखलाबद्ध। तो इस प्रकार से यह संरचनात्मक परिवर्तन है। 3 परिवर्तन थे जिनकी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन? सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चरल चेंज, सांस्कृतिक परिवर्तन। देखिए क्या हो रहे हैं। आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी शक्तियों आदि ने भारतीय जनजीवन को पश्चिमी संस्कृति की दिशा में लगातार प्रभावित किया। आर्थिक, अगर आपको लाभ चाहिए तो आप बदलोगे, इसलिए आर्थिक शक्तियां हो गई। अगर आपको राजनीतिक सत्ता में भागीदारी चाहिए तो आप अपने आप को पश्चिमीकृत करोगे। सामाजिक शक्तियां, इसी प्रकार से प्रौद्योगिकी शक्तियों आदि ने भारतीयों को बदला। ये चीजें थी इसमें। अब ब्रिटिश सत्ता, शक्ति, ज्ञान, साहित्य, विज्ञान ने सबसे पहले भारत की उच्च जातियों को प्रभावित किया। क्यों किया? क्योंकि ऊंची जातियों ने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया, वो अंग्रेजों के लिए उपयोगी थे, उनको लाभ मिला, और लाभ लेने के लिए वो बदल जाते हैं। अगर हम देखें तो परिवर्तनों को, जन्मदिन पर केक काटना, न्यू ईयर मनाना, वैलेंटाइन डे, ये सब पश्चिमीकरण के उपोत्पाद हैं, है ना। उसके प्रभाव, उसके इंपैक्ट हुआ करते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे परिवर्तन हैं। क्या क्या हो जाते हैं? ब्राह्मणों के जीवन शैली में परिवर्तन आता है।
जब ब्राह्मण बदल गए तो दूसरों को भी बदलने में संकोच नहीं हुआ। अगर ब्राह्मण अपने आप को ना बदलते तो दूसरे नहीं बदलते। क्या बताया श्रीनिवास ने? श्रीनिवास ने कहा कि ब्राह्मणों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। वेशभूषा, पहनावा बदला, धोती पहनने लगे, धोती छोड़ करके पैंट शर्ट पहनने लग गए। जनेऊ का भी त्याग कर दिया। बड़े बड़े बाल रखते थे लंबे, उनकी जगह पर कटिंग करवाने लग गए। और इसी प्रकार से, है ना, सांस्कृतिक पवित्रता संबंधी धारणाएं बदल गईं। प्याज लहसुन खाने लग गए, अंग्रेजी शराब पीने लगे जो कि नहीं पीते थे, यहां तक कि मांस का सेवन भी करने लगे। और इस प्रकार के परिवर्तन हो लगे। जनेऊ धारण करना बंद होने लगा। ये सब परिवर्तन इनके कारण थे। तो ये ब्राह्मणों में परिवर्तन हुआ। ब्राह्मणों को देख करके दूसरे भी बदल गए, क्योंकि ब्राह्मण रोकते, वो खुद बदल रहे थे। ब्राह्मणों ने नए व्यवसाय अपना लिए। क्या थे नए व्यवसाय? डॉक्टर बनने लगे, सेना में भर्ती होने लगे, इस प्रकार के नए व्यवसाय अपनाए। इसी प्रकार से श्रीनिवास के अनुसार पहले मैसूर के कुछ ब्राह्मणों में कन्या मूल्य की प्रथा थी। कन्या मूल्य यानी कि लड़का शादी करने के लिए लड़की के मां बाप को पैसे देता था, ब्राइड प्राइस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो प्रथा थी। क्यों? क्योंकि लड़के ज्यादा कमाते नहीं थे। अब पश्चिमीकरण का प्रभाव भी हुआ कि वो सरकारी नौकरी कर रहे थे, उनकी आय अच्छी होने लगी, और इसलिए अब अगर उनसे अपनी लड़की को शादी करनी है तो उन्हें दहेज देना आवश्यक हो गया। तो कन्या मूल्य देने वाले मैसूर के ब्राह्मण अब दहेज लेने लगे। शादी की उम्र बढ़ जाती है, विवाह की आयु बढ़ गई। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अगर बच्चा छोटा है, उसका शादी कर देंगे छोटी उम्र में तो दहेज नहीं मिलेगा। जब बड़ा होकर के वो नौकरी करने लगेगा तो उसकी आय बढ़ जाएगी, और तब अगर शादी करेंगे तो दहेज मिलेगा। और इसलिए विवाह की आयु क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो विवाह की आयु बढ़ गई और हुआ पश्चिमीकरण ने प्रत्येक क्षेत्र में अनिवार्य नहीं होता पश्चिमीकरण। जैसे दशहरा के अवसर पर हथियारों के साथ ही वाहनों की पूजा होने लगी। अब वाहन, आधुनिक वाहन पश्चिमीकृत चीज है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं दशहरे पर। वाहन लेके आते हैं, मंदिर ले जाकर के पूजा करवाते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में पश्चिमीकरण नहीं हुआ। तो सभी क्षेत्रों में हो अनिवार्य नहीं है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। फिर इसीलिए कहा गया आवश्यक नहीं कि सभी क्षेत्रों में पश्चिमीकरण से परिवर्तन हो। कोई एक व्यवहार परिवर्तित हो सकता है और अन्य व्यवहार परिवर्तित नहीं हो सकते। आवागमन के साधन के रूप में कार ले आए, मगर कार की पूजा करना बंद नहीं हुआ। जैसे कि पहले बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी की करते थे, जैसे बैलों और घोड़ों की पूजा हुआ करती थी, उसी प्रकार से वाहनों की पूजा होने लगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। और इस तरीके से ये हो जाते हैं। खान पान, पहनावा, भाषा, खेल, ये सभी, अर्थव्यवस्था, विवाह, परिवार, ये सभी परिवर्तित हुए। इनकी चर्चा हम बार बार कर चुके हैं। त्योहार, उत्सव वगैरह सब बदल जाते हैं, नए त्योहार आ जाते हैं, है ना। हम वैलेंटाइन डे मनाने लग गए, हैप्पी न्यू ईयर मनाने लगे, रोज डे मनाने लगे, कितनी सब चीजें आ जाती हैं। तो ये सब परिवर्तन घटित हो जाते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम एज ए कंक्लूजन कहें तो पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण भारतीय समाज और संस्कृति में अनेक परिवर्तन घटित हुए और उनका पारंपरिक स्वरूप बदल गया है, तथा पश्चिमीकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी है। करण लगा है, प्रोसेस लगा है। करण प्रोसेस होने का मतलब आज भी चल रहा है। कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ करण या जेशन लगा हो, वो परिवर्तन की प्रक्रिया को इंगित करता है। कोई दशा नहीं कितना हो गया, पूरा हो गया, वो निरंतर चलता रहता है। तो ये पश्चिमीकरण पर हमारा व्याख्यान है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें अपने विचारों से अवगत कराइए। आपको हमारे इस लेक्चर के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको बॉक्स में मिल जाएगी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।